वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लेके आ रहे हैं फाइनल पार्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, तो इस करके ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ कंपाउंड यूज्ड इन इंडस्ट्री कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन और इतना परसेंट क्लोरीन में मोलर मास दिया हुआ है पूरे कंपाउंड का। डिटर्मिन इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी बताया था। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमको बनाना पड़ता है टेबल। स्कूल में आप टेबल बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। एलिमेंट लिखा जो हमारे पास गिवन है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, और फिर लिखते हैं मोलर मास, मोलर मास, और फिर लिखते हैं मोलर रेशियो, और फिर लिखते हैं सिंपलेस्ट 100 नंबर रेशियो। ऐसे लिखेंगे तभी आपको स्कूल में मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। अब इनका मोलर मास लिख देते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5। अब इनको मोलर रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए। 12 24.27 डिवाइडेड बाई 12, और ये 4.07 डिवाइडेड बाई 1। जितना आंसर आया उसको अगले पे लिख लीजिए। तो इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, वो है 2.02। तो इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएगी 1 1, और ये लगभग 2। इसको काटोगे लगभग 2 आएगा, तो इसके लिए हम 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो सा एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो है ClCH2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2H हो गए। तो ये इसका मास निकालेंगे हम 35.5 + 12 + 2। इसको प्लस करके हमारे पास वैल्यू जो सी आती है वो आती है 49.5। अब हम इस 49.5 को मोलर मास को 49.5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एम्पेरिकल मास होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था CH2Cl की पावर n होता है, और n जो से निकालते हैं वो निकालते हैं हम मोलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 आ गया, n हमारे पास 2 हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया C2H4Cl2, और ये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, याद रख लीजिए, काम आएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मोलर मास कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास होता है 159.5 ग्राम, ठीक है। तो अब उसने हमसे पूछा कितना कॉपर सल्फेट में कॉपर होएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि कॉपर का अपना वेट जो सा होता है वो होता है 63.5। तो इतने ग्राम ऑफ CuSO4 में यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे हम। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर होता है, और 110 ग्राम में मान लेते हैं x ग्राम ऑफ कॉपर होएगा, क्योंकि उसने हमसे कॉपर ही पूछा है। तो x की जो सी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसको इधर करो मल्टीप्लाई, इसको इधर करो मल्टीप्लाई, तो इसके बाद आएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाई बाय 110। यूनिटरी मेथड का यूज़ करके x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43.8 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। इतना ग्राम ऑफ कॉपर होएगा इतने ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इन अ फायरवर्क मैन्युफैक्चरिंग गैसेस कंबाइन इन फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियोज, स्टेट Gay-Lussac's लॉ एंड एक्सप्लेन विद इट 2 एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो इसकी थ्योरी मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, साथ साथ में पढ़ के सुनाता हूँ। जो सा लॉ है उसकी डेफिनेशन ये है कि 2 गैस जब करते हैं रिएक्ट आपस में, तो उनका जो सा वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जांपल लेके समझते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास H2 + O2 कितना वाटर। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी था, मैंने आपको तब भी बताया था। अगर इसका 2 वॉल्यूम लेंगे, इसका 1 वॉल्यूम लेंगे, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम मिलेगा। ऐसे होता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब जो से मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करी जो, ये वॉल्यूम हमेशा इसी रेशियो में वापस दोबारा आएगी, क्योंकि इसी रेशियो पे ये पूरा एलिमेंट बना हुआ है, तो इसी रेशियो में ये होएगी। ये एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2 पे देखते हैं। एग्जांपल 2 हम लेते हैं नाइट्रोजन बनाने की, अमोनिया बनाने की। एग्जांपल 2 हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। N2 को H2 से रिएक्ट करा के NH3 बनता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन,
और 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाएगा। तो ये हमारे पास थी 2 एग्जाम्पल कि ये हमेशा ही गे-लुसैक्स लॉ ओबे करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूजिंग ग्लूकोज एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ पॉइंट्स इनके। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो से पॉइंट्स है मैं लिख देता हूँ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पॉइंट्स में लिख देता हूँ। ये जो सा होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो। और ये जो से होते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ये फर्स्ट पॉइंट, ये भी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इनका ये है कि ये जो उनसे नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिखाते, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो सा होता है वो होता है CH2O। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज में सेकंड पॉइंट यही है कि ये शो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, मतलब जिससे बना है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब सारे आइटम दिखाते हैं, ये कहने का ये मतलब है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। और जो सा इसके पावर n यूज़ करते हैं हम, वो आपको पता है कैसे निकालनी है। n जो सा होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि n की वैल्यू 6 आएगी मैं दिखा देता हूँ। ग्लूकोज का मास हमको पता है 180 ग्राम होता है। इसका एम्पेरिकल मास करके देख लेते हैं, 1 + 2 + 16, तो इसका आएगा 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे ही निकलता है n की वैल्यू। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिकल लेबोरेटरी यूजेस नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी फॉर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस आपके स्कूल के पेपर में पक्का आएगा। या तो मोलैरिटी या मोलैरिटी का डिफरेंस आएगा या नॉर्मेलिटी के साथ आएगा, किसी के साथ किसी का तो आएगा ही आएगा। चलिए मैं आपको टेबल बना के समझा देता हूँ डिफरेंस क्या है। अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग फॉर्मूला है, बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। तो यहाँ पर मोलैरिटी का जो सा है, मोलैरिटी पहले होती है बिग M, और इसका फर्स्ट पॉइंट है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला होता है। और नॉर्मेलिटी जो सा होता है, हम वैसे इसको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, पर एनसीईआरटी के हिसाब से ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो ग्राम इक्विवेलेंस की बातें चलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस की बातें चलती हैं, वहाँ पर मोल सोल्यूट की बातें चलती हैं। यहाँ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन लिख लीजिए। इसके यूनिट जो से होते हैं वो होते हैं इक्विवेलेंस लीटर इनवर्स, ये यूनिट्स होते हैं, याद रखिएगा। ये टाइप ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इसके यूनिट जो से होते हैं वो मोल लीटर इनवर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल्स की बात चल रही होती है, उसमें इक्विवेलेंट्स की चल रही होती है, इसलिए इक्विवेलेंट्स आते हैं। यहाँ पर मोल की बात चल रही होती है, इसलिए मोल्स आते हैं। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन होता है, सिर्फ रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है मोलैरिटी को। और ये 3 पॉइंट ही काफ़ी है, क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो 3 पॉइंट ही लिखना काफ़ी है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी इन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंजेस। तो ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, वेयर एज मास रिमेन कॉन्स्टेंट, देयरफॉर मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मैंने बताया था कि मोलैरिटी जो सी है, मोलैरिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की टर्म आती है। और मोलैलिटी जो सी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। Therefore, molality does not changes with temperature and give more accurate result in experiment involving temperature changes. ये क्वेश्चन था। अब इसको प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्सप्लेन हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आर वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास होती है Mg+O2, MgO गिव करता है, तो ये रिएक्शन होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि मास ऑफ मैग्नीशियम और जो सा ऑक्सीजन है वो सेम रहता है, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करे या ना करे। मतलब अगर इसका x मास होएगा, इसका x होएगा, तो उसका 2x होएगा ही होएगा। अब चेक कर लीजिए, कोई मास का लॉस नहीं होता, कोई मास का गेन नहीं होता, सेम मास रहता है। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है
मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलवेज कंटेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन फिक्स मास रेशियो, एवरी सैंपल ऑफ MgO हैज सेम कॉम्पोजिशन। तो ये भी बात सही है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अ केमिस्ट बर्न कार्बन इन ऑक्सीजन इन क्लोज्ड वेसल, एक्सप्लेन हाउ दिस डेमोस्ट्रेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोज वेसल में कैप्ट करिए चीज़ें। तो क्लोज वेसल में मतलब ये होता है कि नो सब्सटेंस कैन एंटर और लीव। तो जो सा मास ऑफ रिएक्टेंट जो से थे पहले, मास ऑफ रिएक्टेंट वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन थे, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सा मास ऑफ रिएक्शन जो सा था आफ्टर कंप्लीशन वो बना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमको पता है C+O2 CO2 देता है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में हम देखें, क्योंकि वेसल क्लोज था तो कोई भी मास लॉस या गेन नहीं हुआ। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ R मीन्स रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट P फॉर प्रोडक्ट्स। तो ये वेरीफाई कर देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एक्सप्लेन द मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पहला पोस्टुलेट ये था, डाल्टन कहता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड पोस्टुलेट था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट था ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। फिफ्थ पॉइंट था कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन सिंपल होल नंबर रेशियो। सिक्स पॉइंट था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। अ कॉपर वायर कंटेन 0.65 ग्राम ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम प्रेजेंट इन इट। सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। एक मिनट। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, Na फॉर एवोगैड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यहाँ पर 1 ही है क्योंकि हमारे पास कॉपर ही एक है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ गया 1/100। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एटॉमिसिटी हमारे पास 1। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻21। इतने एटम्स हो जाते हैं हमारे पास कॉपर के। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, उम्मीद है आपको क्लियर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 52 मोल ऑफ आर्गन। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, तो हमको मोल गिवन है, मोल से 52 मोल्स ऑफ आर्गन गिवन है। ए पार्ट कर रहे हैं हम। तो 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स का मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये मल्टीप्लाई करके 52 Na आ गया। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट इसका। बी पार्ट करता है 52U ऑफ हीलियम। 52U मतलब कि ये होता है एटॉमिक मास, मतलब 52U ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो सा होता है वो होता है 4U। तो हमको एटम कैलकुलेट करने हैं, तो 52 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो 13 एटम्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हम सी पार्ट देखते हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ पर कहानी चेंज है, यहाँ पर ग्राम में बातें चल रही हैं। तो ग्राम में मतलब 52 ग्राम और ये 4 ग्राम, ये निकले हमारे पास मोल्स। ये मोल्स आ गए, ये हमारे पास सीधे ही डायरेक्ट एटम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मोल्स से छोटी यूनिट में बातें करते हैं, यू यूनिफाइड एटॉमिक मास। यहाँ पर मोल्स की बातें चल रही है, तो मोल्स आ गए, तो आपको पता ही है Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटम फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी आ गए 13 Na को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर ये देगा 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। और इसका जो सा आंसर होएगा वो होता है हमारे पास 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। ये दोनों आंसर आपके आगे हैं तीनों। अब आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। द केमिस्ट्री हॉलीडे होमवर्क इज कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you are new to this channel, kindly subscribe to my channel. See you in the next video, and please comment down how was the explanation and anything to improve, please comment down.